Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class theory of and formal languages CS312. Let's start the lecture right away. Let me share the slides with you. Well, first we have a look what we were studying. हम लोग जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और उसमें मैंने आपको टर्मिनल्स का, नॉन टर्मिनल्स का और प्रोडक्शंस का बताया था और थोड़ी सी हमने बात की थी रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूशन दैट हाउ वी मेक ग्रामर्स. ओके, आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि आप इसे बैकस नॉर फॉर्म या बीएनएफ भी कह सकते हैं और हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी फ्रॉम these slides which I think has not yet been shared, but I'm gonna share these and जो हम आज पढ़ेंगे उसकी भी अगर ये मैंने नहीं शेयर की हुई तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी. इसमें आपके पास एक क्लोजर था पहले और फिर हमने देखा था कि किस तरह से आप a प्लस बी का क्लोजर बना सकते हैं. एस एक्स और वाई वाली एग्जांपल हमने देखी थी और इसी तरह से ये अब आगे चल के हम देखते हैं डबल ए वाली एग्जांपल. अब आप देखें उसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वाले लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूँ. थोड़ा सा इसका बताता चलूँ. ये देखें, ये एक आपको ग्रामर नज़र आ रही है. इसमें देखें एक ही आपके पास नॉन टर्मिनल है जो कि है एस. ठीक है, अब अगर आपको भूल गया नॉन टर्मिनल्स टर्मिनल्स क्या होते हैं, ये वाली स्लाइड से आपको मैं याद करा देता हूँ. ये देखें, the symbols that must be replaced by other things are called non-terminals or variables. Terminals, the symbols that can't be replaced by anything are called terminals or constants. Productions, rules, grammatical rules. Okay, so variables, constant and rules, या terminals, non-terminals and productions. टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स और प्रोडक्शन इसके फॉर्मल नाम है. आप याद करने के लिए उसे वेरिएबल, कांस्टेंट और रूल्स कह सकते हैं. तो स्टूडेंट्स इसमें देखें ये एक एग्जांपल है. अब इसके अंदर देखें आपके पास एस, एक्स और वाई तीन नॉन टर्मिनल्स हैं और क्योंकि सिग्मा आई ए बी है तो टर्मिनल्स आपके पास ए बी और लैम्डा होंगे. अब देखें एस से क्या कोई स्ट्रिंग बनती है? नहीं. एस स्टार्ट सिंबल है प्रोडक्शन 1 और 2 में और एस से क्या बन रहा है? या एक्स या वाई. और एक्स और वाई बजाते खुद आपके पास क्या है? अगेन नॉन टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स नहीं है. अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक्स से क्या बनता है. अगर मैं इसको पेंट में लिखना चाहूँ कि जब आप कोई, लेट मी शेयर पेंट विद यू, कि जब आप कोई, ये मैं आपसे पेंट शेयर करता हूँ. देखिए, जब आप कोई लैंग्वेज गेस करना चाहते हैं तो एक तरफ उसके आप नॉन टर्मिनल्स को लिख देते हैं. हमारे पास यहाँ पे एस, एक्स और वाई तीन नॉन टर्मिनल है. एस जो है वो या तो एक्स बन रहा है या वाई बन रहा है. ये और का सिंबल है, सेट थ्योरी से मैंने बोरो किया है. एस इवैल्यूएट्स टू एक्स और एस इवैल्यूएट्स टू वाई, विच मीन्स कि एस जो है ये आपके पास कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं कर रहा. तो अब हमें बिहेवियर देखना है. देखें, ये दो और ये तीन नॉन टर्मिनल. एक्स का बिहेवियर हमें जो है वो चेक करना है कि एक्स क्या बना रहा है. अब x अगर मैं स्लाइड्स पे जाऊं और यहाँ पे लिख दूंगा तो x सिर्फ एक स्ट्रिंग बना रहा है. x इवैल्यूएट्स टू लेमडा और लेमडा भी एक टर्मिनल है. यानी कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम उसे लेमडा से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बआसानी. y क्या बना रहा है? y जो है वो या तो y इवैल्यूएट्स टू a और y इवैल्यूएट्स टू b और y evaluates to repetitive strings ay और by. ये जो ay by है ये देखें यहाँ पे रिकर्जन आ रही है और ये रिपीटिशन के लिए, यानी कि y से सिंगल a बनेगा, सिंगल b बनेगा, मल्टीपल a's बनेंगे, मल्टीपल b's बनेंगे. और ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स हम इस y को b से रिप्लेस कर दें तो ये ab हो जाएगा, इस y को a से रिप्लेस कर दें तो ये ba हो जाएगा. ठीक है, या हम इस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. नहीं हो रही बेटा? अच्छा, let me share it again with you. अब हो रही है बेटा?
यस। तो देखें, एस था नॉन टर्मिनल, एक्स था और वाई था। अब एस से आपके पास कोई टर्मिनल नहीं बन रहा, दोबारा से एक्स और वाई बन रहे हैं जो कि खुद से नॉन टर्मिनल्स हैं, यानी कि एक्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। स्टार्ट सिंबल एक्स की सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, एक्स इवैल्यूएट्स टू लैम्डा, यानी कि जहाँ एक्स होगा वहाँ लैम्डा आ जाएगा। और वाई किस लिए है, या ए या बी या ए वाई या बी वाई। अब इस वाई में आप दोबारा से बी भी डाल सकते हैं, ए भी डाल सकते हैं, ए वाई भी डाल सकते हैं, बी वाई भी डाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम इस लैंग्वेज को रिजॉल्व करें तो हमारे पास पहला सिंबल बनेगा लैम्डा। हमने पहली स्ट्रिंग ली एस इवैल्यूएट्स टू एक्स, फिर उस एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया लैम्डा के साथ, जो कि हमें प्रोडक्शन 2 बता रही है। ठीक है, अब सिंगल ए लेना हो तो सीधे प्रोडक्शन 3 पे चले जाएं, वाई इवैल्यूएट्स टू ए। सिंगल बी लेना हो सीधे 3 पे चले जाएं। डबल ए लेना हो यहाँ पे ए पुट कर दें, प्रोडक्शन 3 से डबल ए बन गया। डबल बी लेना हो यहाँ पे बी पुट कर दें, डबल बी बन गया। ए बी लेना हो यहाँ पे बी पुट कर दें, प्रोडक्शन 3 से ए बी बन गया। बी ए लेना हो यहाँ पे ए पुट कर दें, बी ए बन गया। और इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। यानी कि हमारे पास जो लैंग्वेज बन रही है सब्स्टिट्यूशन से, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ज़रिए, वो है स्टूडेंट्स क्या, अब आपको अच्छी तरह से उसका आइडिया हो गया होगा, दैट इज़ ए प्लस बी का क्लोजर। So whenever you have to guess a language from a context-free grammar, look at its non-terminals। और आप ये देखें कि वो कौन से नॉन टर्मिनल्स हैं जो टर्मिनल्स जनरेट करते हैं। एस इसमें कोई नॉन टर्मिनल नहीं बना रहा है, एक्स से लैम्डा बन रहा है और वाई से आपके सामने। तो हाउ सिंपल इज इट, इट इज़ ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रैक्टिस, नथिंग मोर देन दैट। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या बैकस नॉर फॉर्म बहुत आसान है, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए सब्स्टिट्यूशन की। और मैंने जैसा डिस्कस किया था कि 8th क्लास में की मैथ्स में या 9th क्लास की मैथ्स में सब्स्टिट्यूशन है। आई थिंक 9th 10th की मैथ्स में 8th चैप्टर हुआ करता था इसकात या सब्स्टिट्यूशन का। तो CFG इज़ नथिंग मोर देन दैट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी लॉजिक का इस्तेमाल है जो कि आपने इनोवेटिव नहीं करनी, सॉल्वेबल लॉजिक है। एक इनोवेटिव लॉजिक होती है, एक सॉल्विंग लॉजिक होती है। आपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके सॉल्व करना। अब यही काम इसने आगे जो है ना खाली एस से भी कर दिया हुआ, एस इवैल्यूएट्स टू ए एस बी एस ए बी लैम्डा। अब देखें, ये आपको नज़र आ रही है पावर पॉइंट स्लाइड्स? ओके, अब आप देखें वहाँ पे एक्स का जो काम था वो प्रोडक्शन 5 कर रही है लैम्डा की शक्ल में, वाई का जो काम था वो बाकी के एस कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो हमने सिंगल एस नॉन टर्मिनल के साथ ए प्लस बी क्लोजर की लैंग्वेज बनाई इसमें। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब इस पे गौर कीजिए, एस इवैल्यूएट्स टू एक्स डबल ए एक्स। अब एस जो है उससे डायरेक्ट टर्मिनल कोई नहीं बन रहे, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल की खिचड़ी बन रही है। बीच में डबल ए आ रहा है, राइट पे भी एक्स है, लेफ्ट पे भी एक्स है। एक्स क्या बना रहा है, ए एक्स बी एक्स लैम्डा। याद रखें हमेशा स्टूडेंट, ए एक्स और बी एक्स और लैम्डा हमेशा ए प्लस बी क्लोजर होता है। तो एक्स बना रहा है ए एक्स बी एक्स लैम्डा, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी क्लोजर आ गया और यहाँ पे भी ए प्लस बी क्लोजर आ गया, बीच में डबल ए। तो लैंग्वेज हमें मिली जी इस सी एफ जी से, ए प्लस बी क्लोजर इंटू डबल ए इंटू ए प्लस बी क्लोजर। हाउ सिंपल इज दैट। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट काम है कि क्या हम कोई ऐसा तरीका है कि एफ एस ए से डायरेक्ट सी एफ जी बना लें। जैसे हम एफ एस ए से आर ई बना लेते हैं, क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन के ज़रिए 4 रूल्स अप्लाई करके एफ एस ए से आर ई बन जाती है। तो एफ एस ए से सी एफ जी भी बन सकती है। नाउ यू कैन सी दिस इज़ एन एफ एस ए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा एफ एस ए है, तो आप सब बड़ी आसानी से अब बता सकते हैं मुझे कि सर दिस इज़ एन एफ एस ए ऑफ ए प्लस बी क्लोजर इंटू डबल ए इंटू ए प्लस बी क्लोजर। ठीक है, आपको ये मस्ट कंडीशन नज़र आ रही है, डबल ए से ही आप विन स्टेट पर जा रहे हैं। आपको ये सर्किट भी नज़र आ रहा है ए बी का जो ए प्लस बी क्लोजर है, और ये ए बी का लूप भी नज़र आ रहा है जो कि ए प्लस बी क्लोजर है। तो आप में से हर स्टूडेंट जिसने अच्छी प्रैक्टिस की है चैप्टर 5 की, 4 की, क्लीनी थ्योरम किया है, प्रोजेक्ट में एफ एस एस बनाए हैं, वो बहुत आसानी से न सेकंड बता सकता है कि दिस इज़ एन एफ एस ए जो कि ए प्लस बी क्लोजर इंटू डबल ए इंटू ए प्लस बी क्लोजर है विद मस्ट कंडीशन डबल ए एंड द गार्बेज एट स्टार्ट एट द एंड। ठीक है जी। अब देखें कितना आसान है एफ एस ए से सी एफ जी बनाना।
एस आपकी स्टार्ट स्टेट है, एज इट इज़ आपने स्टेट का नाम QI का नाम यहाँ लिखा, इवेलुएट्स टू का साइन आ गया, CFG में होता है। अब आपने कनकैटिनेट करना है, अगर आप बी रीड करो तो कहाँ जा रहे हो, वापस एस पे, तो आपने लिखा एस इवेलुएट्स टू BS। इसी तरह अगर एस पे ए रीड करें तो एस इवेलुएट्स टू AA। डेस्टिनेशन की जो QI है उसको आपने कनकैटिनेट करना है सिग्मा आई के साथ। एस से शुरू हुए, स्टेशन का नाम आ गया, सिग्मा आई था A, वो आ गया। कनकैटिनेशन किससे हुई, डेस्टिनेशन की QI के साथ, एस इवेलुएट्स टू AA। इसी तरह स्टूडेंट्स A इवेलुएट्स टू AB, एंड इसी तरह हम आगे चलें तो आपके पास A से अगर आप B को रीड करें तो वो होगा A इवेलुएट्स टू BS। ठीक है, और यहाँ पे इसने शो नहीं किया हुआ, लेकिन A इवेलुएट्स टू BS आएगा अगर हम B वाले ट्रेन देखें। B में बहुत आसान है, AB BB, और जिस जिस स्टेट में प्लस होगा वहाँ पे आपने एक ट्रेलिंग लेमडा भी डालना है हमेशा। तो AB BB और लेमडा आ गया, B इवेलुएट्स टू AB और BB और लेमडा। सो हाउ सिंपल इज दैट। तो आपके पास FSA से CFG ऑब्टेन हो गई। S evaluates to BS AA, A evaluates to AB BS, B evaluates to AB BB एंड lambda। तो स्टूडेंट्स हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कर ली, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर आपने ऑब्टेन करना हो किसी FSA से तो बड़ी आसानी से आप इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल मैथड, और इसमें इनोवेशन इन्वॉल्व नहीं है, एक ऑटोमेटिव वे है जिसके ज़रिए आप FSA से CFG बना सकते हैं। और ऑन कैंपस स्टूडेंट से मैं बाज़ औक़ात इसकी प्रोग्रामिंग भी करा लिया करता था, लेकिन क्योंकि अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ फ़िलहाल नहीं जाएंगे, उसके लिए आगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके जी, तो ये थी स्लाइड स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और FSA से CFG को कन्वर्ट करने। अब मैं इन स्लाइड्स को आपके साथ अनशेयर करता हूँ, और अब हम चलेंगे आज की क्लास की तरफ। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको वो इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की स्लाइड्स दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि इस लेवल पे वी आर not going to study infix, prefix, postfix, which you have already studied and programmed extensively in the course of data structure, as well as in some preliminary mathematical courses like that of discrete mathematics, जिसमें आपने वो लॉजिकल टेबल्स बनाई होंगी और प्रूफ किया होगा, ठीक है, ट्रुथ टेबल्स। तो उसमें भी आप ये इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स देखे होंगे। नहीं तो डेटा स्ट्रक्चर्स में तो जब अलिफ बे पढ़ते हैं DS की तो वो यहीं से स्टार्ट होता है काम। तो जो आपकी लिकेज़ेविक्स नोटेशन है या पॉलिश नोटेशन है, ये इन्वेंट की थी जनाब पॉलिश लॉजिशियन था जार लिकेज़ेविक्स। ठीक है, एक जू थे जार लिकेज़ेविक्स, जिन्होंने ये 1878 से 1956 तक इनकी लाइफ पीरियड था, और इन्होंने जो है ये इन्वेंट की थी, और इसी वजह से, इसी खासियत से इसे लिकेज़ेविक्स नोटेशन भी कहा जाता है। ऑल्दो इन्वेंशन का सेहरा तो इनके सर जाता ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे माजी में चले जाएं तो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का इस्तेमाल हमें ज़रूर मिलता है एज़ अर्ली एज़ जाबिर बिन हयान और उसके बाद के लेटर पीरियड्स के अंदर, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। वी आर नॉट स्टडिंग मैथमेटिक्स और अलजबरा। तो कंटिन्यू करते हैं जी, हम पढ़ रहे थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और अभी देखें ये एक इवन लैंग्वेज की आपके सामने CFG आ गई। देखें इसमें कितने नॉन टर्मिनल्स का इस्तेमाल हुआ है, S, X और Y। S से क्या बनता है, S से या तो नॉन टर्मिनल ही बन रहे हैं, या अगर आप स्ट्रिंग 3 को देखें तो आपके सामने क्या बन रहा है, लैम्डा। ठीक है, X से क्या बन रहा है, इक्वल AA एंड डबल बीज, इक्वल लेटर्स, क्लम्प्स। ठीक है, Y से क्या बन रहा है, अल्टरिंग लेटर्स, X is generating clumps, even clumps, Y is generating altering letters। लेकिन आप ब्यूटी देखें लैंग्वेज की कि जहां पे Y आएगा वो 2 बार होगा, YSY। S स्टार्ट सिंबल है ना, डायरेक्ट तो Y पे नहीं जा सकते, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट सिंबल। तो X अकेला है XS के साथ, लेकिन Y पेयर्स में है, ताकि जो अल्टरिंग लेटर्स हों वो मैच कर जाएं। तो स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज का पहला लफ्ज़ गेस कीजिए लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में। प्रोडक्शन 3 आपको बता रही है कि पहला लफ्ज़ होगा लैम्डा। इसका दूसरा लफ्ज़ गेस कीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलता है कि
प्रोडक्शन 2 लेंगे आप पहले, एस इवेल्युएट्स टू एक्सेस, और फिर इस एक्स को आप चेंज करेंगे डबल ए से, और इस एस की जगह प्रोडक्शन 3 से लैम्डा डाल देंगे, तो दूसरा लफ्ज़ होगा डबल ए। इसी तरह से तीसरा लफ्ज़ डबल बी होगा। वो कैसे? प्रोडक्शन 2 आप लेंगे एस एक्स, प्रोडक्शन 6 से आप इस एक्स को डबल बी से चेंज करेंगे, और फिर प्रोडक्शन 3 से इस एस को आप लैम्डा से चेंज करेंगे, तो आपको क्या हासिल होगा? डबल बी, यानी कि लैम्डा डबल ए डबल बी। ठीक है, अब 2 के बाद ज़ाहिर है इवन लैंग्वेज है, फिर 4 अल्फाज आएंगे, 4 अल्फाज में 4 टाइम्स ए, ठीक है, 4 टाइम्स बी, डबल ए डबल बी डबल ए। ठीक है, इसी तरह से ए बी ए बी। ठीक है, तो ये आप सब्स्टिट्यूट करके इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेक्स के सेट में बनाइएगा 4 अल्फाज तक, तो ये इवन लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपके पास आ गई। और स्टूडेंट्स, आपको मैंने आसान तरीका बताया है। अगर आपसे नई CFG बन रही किसी लैंग्वेज की डायरेक्ट सोच के, तो उसका FSA लीजिए और उसको अभी जो हमने मेथड पढ़ा था उससे कन्वर्ट कर दीजिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, वो भी वैलिड होगी। लेकिन जब भी आप FSA से CFG दे रहे हैं, तो आपने FSA पेपर में क्विज में पहले ड्रॉ करना है और उसकी कन्वर्जन शो करनी है। ठीक है, तो ये आपको जी इवन लैंग्वेज की हो गई। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। ये निस्बतन थोड़ी सी गेस करने में ज़रा मुश्किल है प्रीवियस एग्जाम्पल से। अब आपको देखें 3 नॉन टर्मिनल्स हैं, एस, ए और बी। तो ज़रा देखिए कि इससे क्या बन रहा है। एस से आपके पास टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग नहीं है, मिक्सचर ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल है। हाँ, ए से आपको प्रोडक्शन 3 बता रही है कि इससे एक टर्मिनल मिल रहा है, फिर प्रोडक्शन 6 बता रही है कि बी से भी एक टर्मिनल मिल रहा है, जिसका मतलब है कि आपके पास जो लैंग्वेज है वो बनाने के लिए ए और बी का इस्तेमाल ज़रूरी होगा, और हमें इसमें कहीं लैम्डा भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये नॉन लैम्डा लैंग्वेज है। देखिए, अगर हम प्रोडक्शन 1 से शुरू करते हैं ए बी, और बी को मैं बी से चेंज करूं, तो हमारा पास पहला लफ्ज़ क्या बनेगा? ए बी, जिसके 2 लेटर्स हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वर्ड इन दिस लैंग्वेज इज़ 2, जिसकी लेंथ 2 है। मैं प्रोडक्शन 2 से शुरू करता हूं, तो मेरे पास बी ए है, और इस ए को अगर मैं इस ए से चेंज करता हूं, तो ए बी के बाद अगला लफ्ज़ होगा मेरे पास बी ए। इसी तरह अगर मैं आगे देखूँ, प्रोडक्शन 1 में मैं इस वाले बी को अगर बी एस से चेंज करूँ, तो अब ये रिपीटिशन हो जाएगी, यानी कि एस दोबारा आ गया रिकर्सिवली, और मैं वही प्रोसेस अगेन रिपीट कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ए और बी की तादाद जो है वो इक्वल है। दैट्स इट। ये एक ऐसी CFG है जो इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज जनरेट करती है। दिस ग्रामर जनरेट्स द लैंग्वेज इक्वल। अब आप इसको जितनी मर्जी मेथड्स जो हैं इसकी प्रोडक्शंस लेके अप्लाई कर लीजिए, ए और बी की तादाद बराबर हो। मिसाल के तौर पे देखिए ना, पहले तो हमने देख लिया ना ए बी और बी ए आ रहा है। जब हम एस को इस्तेमाल करेंगे बी से, या एस को इस्तेमाल करेंगे ए से, तो वही काम क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। ठीक है, उसको आप एन टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज का जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा। मस्ट कंडीशन हम ड्रॉ कर चुके हैं इसमें से। अच्छा, अब इसने देखें, अगर तो ये ए के बाद ये देखें बी, ए बी है ना, ये कैपिटल बी है, सिंगल बी देगा तो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये ए दे देता है, बी बी की प्रोडक्शन को, पहली प्रोडक्शन को मैं 8वीं से चेंज करूं, मेरे पास क्या होगा? ये वाले बी में ए डबल बी आ जाएगा, यानी डबल ए, लेकिन बाद में क्या रह जाएंगे? 2 बी। अब वो 2 बी इन सिंगल बीज के साथ चेंज होंगे, तो मेरे पास डबल ए डबल बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसने 8वीं और 5वीं प्रोडक्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। असल में लैंग्वेज का बिहेवियर पहली और दूसरी, तीसरी और छठी प्रोडक्शन से समझ आ जाता है कि ये इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज जनरेट कर रहे हैं इन एनी सीक्वेंस। तो ये जी स्टूडेंट्स आपकी इक्वल नंबर की CFG है, आपके पास आ गई। इसी तरह से आपको अब इसने एक और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी है, YXY। अब S जो है वो कोई टर्मिनल नहीं बना रहा, आगे नॉन टर्मिनल्स ही बना रहा है। अब देखें X से क्या बन रहा है? ट्रिपल बी। और Y से क्या बन रहा है? AY BY लैम्डा। याद रखें AY BY लैम्डा हमेशा A प्लस बी क्लोजर होगा, जिसका मतलब है कि हमारे पास लैंग्वेज है A प्लस बी क्लोजर Y से बना, इंटू ट्रिपल बी इंटू A प्लस बी क्लोजर। तो इस लैंग्वेज की मस्ट कंडीशन क्या हुई स्टूडेंट्स? ट्रिपल बी, और शुरू और आखिर में आपके पास क्या हुआ? गार्बेज A प्लस बी का क्लोजर। तो ये हमारे पास की लैंग्वेज की CFG हो गई। अब आपके लिए गेस करना देखें कितना आसान है कि जहाँ AY BY लैम्डा है वो A प्लस बी का क्लोजर है, और बाकी X की उसने टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग दी हुई है, जो कि मस्ट कंडीशन है इस लैंग्वेज के केस में।
तो ये हमने एक और एग्जांपल देख ली। इसी तरह इस एग्जांपल को गेस कीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है? डबल एस, एक्स ए, एक्स और लेमडा। अब एस जो है वो टर्मिनल लेमडा में या तो चेंज होगा या आगे एक्स में चला जाएगा। एक्स क्या चीज़ है? एक्स से देखें, ये वो लैंग्वेज आ गई जो आपने पिछले लेक्चर में शुरू की थी, ए क्लोजर। ये बी क्लोजर है, बी एक्स लेमडा। पहले इसमें क्या निकलेगा? x evaluates to lambda, then x evaluates to b, then double b, then triple b, then infinite b's। तो जहां जहां x है उधर लिखिए आप क्या लिखेंगे? बी क्लोजर, बी क्लोजर है, बी क्लोजर है, बी क्लोजर है। ठीक हो गया जी। और आगे एज तो किसी से चेंज नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता ये जो लैम्डा इसने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है ये वाली लैंग्वेज जमा क्लोजर। तो अगर मैं इसे पेंट में ले जाऊं, लेट अस गो टू पेंट। जब हम पेंट में जाते हैं और हम यहाँ से, मुझे उम्मीद है आपको पेंट नज़र आ रहा होगा, कैनवस को हम न्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर मैं वापस स्लाइड्स पे जाऊँ, इफ आई लुक एट द स्लाइड्स, तो मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो है जी एस इवैल्यूएट्स टू डबल एस और एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स और लैम्डा। अब x का हमें पता चल गया कि जी ये बी क्लोजर है, तो हमने x को चेंज कर दिया बी क्लोजर के साथ, फिर इस x को चेंज कर दिया बी क्लोजर के साथ, फिर इस x को चेंज कर दिया बी क्लोजर के साथ। अब देखें, अब s जो है वो या तो ये बन रहा है या फिर लैम्डा बन रहा है। जहाँ पे लैम्डा होता है इसका मतलब है लैंग्वेज के अंदर क्लोजर को डालो। ये इस डबल एस से ये रिपीट होता जाएगा ये पैटर्न, ठीक है ना। आप एक दफ़ा इसमें भी पुट कर सकते हैं, एक दफ़ा इसमें भी पुट कर सकते हैं, चाहें तो इसको अकेला पुट करें, दूसरे एस में लैम्डा डाल दें। तो यानी ये रिपीटिटिव प्रोसेस है प्लस लैम्डा के साथ। तो ये लैंग्वेज हमारी बनी बी क्लोजर है, बी क्लोजर है, बी क्लोजर है का होल का क्लोजर। जैसे हम लिखते हैं कि अब देखें यहाँ पे क्या था, एक्स, बी एक्स और लैम्डा, बी एक्स और लैम्डा था तो बी क्लोजर बना। अगर ऐसे होता है एक्स इवैल्यूएट्स टू बी एक्स और बी, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? बी का प्लस, जहाँ पे लैम्डा आ जाए वो क्लोजर बन जाता है। तो आपके पास, मैं वापस स्लाइड्स पे चलता हूँ। तो आपके पास ये चीज़ जो है वो क्लोजर बन गई इस लैम्डा की वजह से। उम्मीद है आपको स्लाइड्स शो हो रही होंगी। इस लैम्डा की वजह से क्लोजर हो गया। आगे इसने बताया भी हुआ है, देखें, बी क्लोजर है, बी क्लोजर है, बी क्लोजर है, होल का क्लोजर। इस आखिरी वाले लैम्डा की वजह से होल का क्लोजर हुआ है। आगे देखिए, एस इवैल्यूएट्स टू ए से स्लाइड्स नहीं शो रही। नहीं शो हो रही, क्योंकि मैं दोबारा से शो करता हूँ। अभी बेटा शो हो रही? यस सर। ओके, तो अभी देखिए एक और CFG आ गई। ये पैलिंड्रोम की है। पैलिंड्रोम आपने देखा था चैप्टर 3 में, डेटा स्ट्रक्चर में भी देखे होंगे, जिसका मिरर इमेज उसके बराबर होता है, रिवर्स करें वही चीज़ आ जाती है। तो देखें कितने इसने तरीके से ये दिया हुआ है, ए एस से बी एस बी, ए बी लैम्डा। अब इस एस में या ए आ सकता है, या इस एस में बी आ सकता है, या इस एस में लैम्डा आ सकता है। तो अगर हम ए डालें तब भी वो पैलिंड्रोम होगा, बी डालें तब भी पैलिंड्रोम, लैम्डा डालें तब भी पैलिंड्रोम। सेम इज द केस विद बी एस बी। So this is a CFG for palindrome. Moving forward, ये जो थी ये है जिसमें ज़ीरो भी शामिल है। मैं अभी लैम्डा की खसूसियत बता चुका हूँ आपको, स्लाइड्स में अब आई है। नॉनल पैलिंड्रोम बनाना और लैम्डा को उड़ा दीजिए, ए एस से बी एस बी ए बी, तो आपकी लैंग्वेज में लैम्डा नहीं होगा। सॉरी। तो ये पैलिंड्रोम और नॉनल पैलिंड्रोम आ गई। अब जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एक लैंग्वेज दी हुई है। अब आपको ये गेस हो रहा होगा ये कौन सी लैंग्वेज है, ए एस बी ए बी और लैम्डा।
This is an algebraic language a to power n, b to power n, where n evaluates to 0 to n, और ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। अब हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम कुछ लैंग्वेजेस देखेंगे जो रेगुलर नहीं होती। रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जिसका आप FSA बना सकें, आरी लिख सकें। ज़रा सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा, मैचिंग पैरेंथेसिस का FSA बनाइएगा, नहीं बनेगा। लेंथ को लिमिट कर देंगे फिर तो बन जाएगा, ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। लेकिन मैं आपसे कहूँ एक ऐसा FSA बना दें जिसमें मैचिंग पैरेंथेसिस जो है वो काउंट हो, या ये जो आपके सामने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसका FSA बना दें, नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। दिस लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर, सो हम इसका FSA नहीं बना सकते। You cannot make an FSA of this. So there are languages in this world जो कि रेगुलर नहीं होती। पता कैसे चलता? एग्जैक्ट मेथड है, जिसका FSA नहीं बनेगा वो नॉन रेगुलर होगी। कुछ रूल ऑफ थम्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे आसान है अनबाउंडेड रिपीटिशन। ऐसी रिपीटिशन जिसकी बाउंड्री ना हो और जिसमें काउंटिंग की ज़रूरत पेश आए। अब मैचिंग पैरेंथेसिस में पहले कितनी आई हैं आपको कहीं लिखना पड़ेगा ना, फिर उसको क्लोज करना पड़ेगा। लिख सकते नहीं है, FSA में टेप्स नहीं है। a टू पावर n, b टू पावर n, अब कितने a's आए हैं? अगर n में हम 3 पुट कर देते हैं, अब ये हम कहाँ लिखेंगे कि 3 a आए हैं? आपको तो नज़र आ रहा है, कंप्यूटर इसे कैसे प्रोग्राम करेगा? आपके पास मेमोरी नहीं है, टेप्स ही नहीं है। वेयर विल यू सेव द स्टेटस ऑफ a कि कितने a's आए हैं? इसीलिए अनबाउंडेड रिपीटिशन मोस्टली, नॉट ऑलवेज, नॉन रेगुलर होती है। रेगुलर और नॉन रेगुलर का फ़र्क डेफिनेट बताने का एक ही तरीका है, अगर FSA नहीं बनता 533 ऑक्स नोट्स के साथ तो वो लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज की क्लास में रेगुलर के अलावा नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस भी देख ली। सो ये वही चल रही है आपके सामने। अगर इसमें से हम 0 पावर हटाना चाहें तो लैम्डा को डिलीट कर दें, AS से ASB AB हो जाएगी, लैम्डा ख़त्म हो जाएगा, N टू पावर 1 2 3 हो जाएगी। अब देखें, इससे अगर आपने n की पावर आपने यहाँ पे 1 डालनी हो तो क्या बनेगा? AB। तो AB बनाने के लिए आप सिंपली इसको जो है यहाँ पे, अगर हम पहले ऊपर वाली एग्जांपल को देखें, पावर 0 लेनी हो तो ऐसी वैल्यूट्स टू लैम्डा हो जाएगा। पावर 1 लेनी हो तो हम इस S के अंदर क्या डाल देंगे? सिंपली लैम्डा डाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? AB। ठीक है, नीचे वाली में खाली AB लेना हो तो ये दूसरी ऑप्शन ले लीजिए, AB। और अगर आपने AA लेना हो तो ASB लें पहले, फिर S के अंदर AB पुट कर दें तो AA हो जाएगा। और जितना मर्जी आप इस ASB को रिपीट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए इन्फिनिटी तक। तो CFG जो ग्रामर है ये सुपर सेट है आपके पास रेगुलर लैंग्वेजेस का। CFG कैन रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेजेस एज वेल एज नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, जैसा कि आपके सामने ये एग्जाम्पल दी हुई है। अब इसको गेस कीजिए, एक और CFG आ गई, AXB BXA। X क्या है? A प्लस बी क्लोजर, AX BX लैम्डा। तो इस X में A प्लस बी क्लोजर और इसमें A प्लस बी क्लोजर, यानी कि स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर्स। ये वो लैंग्वेज है आपकी जो इस CFG से इसने बयान की हुई है। एज यू कैन सी हेयर, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर्स इसने बताया हुआ है। हाँ, नीचे बताया हुआ है, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। इसकी अगर आप आरी लिखें तो A इंटू A प्लस बी क्लोजर इंटू B, यानी कि प्लस B इंटू A प्लस बी क्लोजर इंटू A, ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी बनेगी। तो ये तो स्टूडेंट्स सी काफ़ी सारी एग्जांपल्स सब्स्टिट्यूशन की। आपने अब करना ये है, नॉन क्रेडिटेड असाइनमेंट है, चैप्टर 5 को उठाना है और उसके सारे FSAs की CFGs बना लेनी है। ठीक है, और आपने सोचना भी है कि CFGs कैसे बनती हैं। ठीक है, जितने भी आपने FSA बनाए हैं उन सब की आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में उसे कन्वर्ट कर लेना है, और कोशिश करनी है कि हर FSA से कन्वर्ट करने से पहले ख़ुद से सोचें कि A प्लस बी क्लोजर इंटू A प्लस बी क्लोजर है, इसकी CFG क्या होगी। ठीक है, वो बनाएं, नहीं बनती तो FSA से कन्वर्ट करें, आप वेरीफाई भी हो जाएगी साथ के साथ। तो ये आपने प्रैक्टिस करना है। और अब आ जाते हैं हम ऐसे टॉपिक पे जिसको कि हम जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये तीसरे सेमेस्टर के अंदर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स ऑफ़र होता था जब बच्चे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते थे, और चौथे में डेटा स्ट्रक्चर आया करती थी।
तो पहले में PF1 होती थी, फिर ऊप होती थी, फिर DS होती थी, ठीक है। तो उस वक्त DS नहीं पढ़ी होती थी, तो हम इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स बच्चों को पढ़ाते थे, ट्रीज़ भी पढ़ा देते थे। अभी आप ट्रीज़ भी देखा है, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स भी देखा है डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो एज सच इसमें हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको इसके अंदर पढ़ाई जाए। आप सिर्फ इसमें ये देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए कि आपके पास जो है वो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की इंटर कन्वर्जन कैसे होती है, आप ट्री को इवेलुएट कैसे करते हैं। बहरहाल इस कोर्स में इस लेवल पे अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ना ही इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जब डेटा स्ट्रक्चर से पहले ही कोर्स ऑफर होता था तो ये टॉपिक इंक्लूडेड होता था। अभी तो आपने सिर्फ पढ़े नहीं है, प्रोग्राम भी करनी है, ठीक है। ट्रीज़ आपने वो रो मेजर, कॉलम मेजर में स्टोर भी किए होंगे और अच्छी खासी प्रोग्रामिंग की होगी DS के अंदर। सो इसे बस देख लीजिएगा। ऑल्दो हम इसके क्वेश्चंस जो हैं अब DS के बाद, अब आपका मेरा ख्याल है 5वां सेमेस्टर चल रहा है, तो 4th है या 5th है आपका सेमेस्टर? ओके, तो 4th है। 4th है। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के आए ना, मतलब तीसरे से ये चौथे में चला गया, तो अभी आपको इसकी जो है वो ज़रूरत पेश नहीं आएगी। DS पढ़ लिया ना आपने, डेटा स्ट्रक्चर? यस सर, पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो बस इसे देख लीजिएगा। पॉलिश नोटेशन या लुकाज़ेविक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन जो है वे भी देख लीजिएगा। इसे इवैल्यूएट कैसे करते हैं, इसमें सिर्फ इसने इवैल्यूएशन बताई हुई है, आपने इसको प्रोग्राम भी किया हुआ है। सो हाँ, एक चीज़ हमारे पास इसमें काम की है, एम्बिग्विटी। मैं पीछे से प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स तो छोड़ आया हूँ। ऐसी ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसके एक से ज़्यादा ट्री इंटरप्रिटेशन बने, वो कहलाती है एम्बिगुअस। ज़रा इस पे गौर कीजिए, AS, SA और A, इसको अगर हम प्लॉट करें तो देखें S इवेलुएट्स टू AS भी हो सकता है। दूसरी ऑप्शन क्या थी? SA। S इवेलुएट्स टू, ये देखें SA भी हो सकता है, AS और SA, और क्या थी प्रोडक्शन, और S इवेलुएट्स टू A। ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिससे एक से ज़्यादा तरीक़ों से आप एक्सपैंड कर सकें, चाहे उसे ट्री बना लें, ये भी वैसे ट्री ही है, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल ट्री, ठीक है, और ये एक वर्टिकल ट्री है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली भी आप गेस कर सकते हैं कि या AS हो या SA हो, तो इसके दो ट्री बन जाएंगे। तो जिसके एक से ज़्यादा ट्री हों वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाती है एम्बिगुअस, यानी उसमें डेफिनेट एक आंसर नहीं होता, एक से ज़्यादा तरह से आप उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ग्रामर्स जो सिर्फ एक ही तरह से एक्सपैंड हो वो नॉन एम्बिगुअस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी में से ये SA को निकाल दूं, S इवैल्यूएट्स टू AS और A, ठीक है, तो ये आपके पास अब लैंग्वेज जो है वो एक ही तरह से प्लॉट होगी, दो डिफरेंट तरीक़ों से प्लॉट नहीं हो। तो उसके बाद आ जाते हैं टेप्स पे। टेप्स आप पढ़ के आ चुके हैं ट्रांसड्यूसर्स के अंदर। यहाँ पे स्लाइड्स में सिर्फ दिखाया हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट ग्रो करती हैं, और जब उनमें सेल्स होते हैं, और जब सेल्स में कुछ ना लिखा हो तो वहाँ पे डेल्टाज होते हैं आपके पास, ठीक है। इसी तरह से आप स्टार्ट स्टेट को स्टार्ट से भी लिख सकते हैं कुछ मशीन्स में। ट्यूरिंग मशीन जो किताब में बनी हुई है वो ऐसे ज़रा फ्लो चार्ट वाले मेथड में बनी हुई हैं, ऑल्दो कुछ दूसरी किताब में बिल्कुल FSA की तरह जैसे मैंने आपको पढ़ाई हैं। ये एक और तरीका है जी उसे रिप्रेजेंट करने का, काम सेम करती है, रिप्रेजेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो फाइनल स्टेट है उसके साथ एक्सेप्ट लगा दें, बाकी सारी स्टेट्स के साथ जो फाइनल नहीं है और स्टार्ट स्टेट भी नहीं है रिजेक्ट लगा दें। और जहाँ पे आपने A और B के पाथ लेने हों, जितनी बाकी की वाइज हैं वहाँ रीड लगा दें। एग्जाम्पल आपके सामने मैं दे देता हूँ। ये एक FSA है स्टूडेंट्स, और आप मेरा ख्याल है इस FSA को जज कर गए होंगे। इसके अंदर आपकी मस्ट कंडीशन क्या है? सिंगल A आएगा तभी आप फाइनल पे पहुंचेंगे, बाकी आपका A+B क्लोजर का इसमें गार्बेज है। जैसा कि ये आपके सामने आ गया कि आपके पास जो है सिंगल A जो है वो लाजमी आना चाहिए, और जब तक A पे स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है फाइनल पे रह रहे हैं, जब कोई और लेटर आता है वापस स्टार्ट स्टेट पे चले जाए। तो A+B क्लोजर इनटू A, ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग इन A, ये इसकी लैंग्वेज है। और इसी लैंग्वेज को हमने देखें कैसे चेंज कर दिया। ये X और Y दोनों रीड बन गए, पहला रीड दूसरा रीड, ठीक है। अब Y फाइनल स्टेट थी, उसके साथ लगा दिया एक्सेप्ट। X फाइनल स्टेट नहीं थी, उसके साथ लगा दिया हमने रिजेक्ट। जो स्ट्रिंग फाइनल के अलावा ख़त्म होगी वो रिजेक्ट कर दो,
जो फाइनल पे ख़त्म होगी स्ट्रिंग आपकी, जो इनपुट आप चलाएंगे स्ट्रिंग, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। और आपने शुरू में स्टार्ट लगा दिया। बाकी वैसे ही बी का एज है, देखें सर्कुलर शेप से ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में चला गया है। बी का लूप बैक देखें आप, ये अभी भी लूप बैक हो रहा है। और ए जो है वो आपको दूसरी वाई पे लेके जा रहा था। देखें ये ए से वाई पे जा रहे थे, अब भी ए से वाई पे जा रहे हैं एक्सेप्ट वाली स्ट्रिंग पे। ठीक हो गया जी। और आपने क्या देखा, वाई पे ए का लूप था, ये वाई पे ए का लूप आ गया दोबारा। ठीक है। अच्छा, रिजेक्ट और एक्सेप्ट पे जाने के लिए हम एप्सिलॉन या लैम्डा एजिस को यूज़ करते हैं, जो कि कोई इनपुट उसमें इस्तेमाल नहीं होती। जब स्ट्रिंग मिसाल के तौर पे आप इस पे ज़रा चलाएं स्टूडेंट, सिंगल ए आपने चलाया, आप इस पहले स्टार्ट से आए यहाँ पे, सिंगल ए से पहुँचे इधर, अब आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई। तो सिंपल डेल्टा को रीड करके आप एक्सेप्ट पे चले जाएंगे। ये डेल्टा से मुराद लैम्डा है, जो कि कोई कॉस्ट आपकी नहीं आती। तो इस तरह से भी आप मशीन्स को लिख सकते हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक में जो ट्यूरिंग मशीन्स हैं वो इस तरह से बनाई हुई हैं ट्रिपलेट वाली, ताकि उसका और एफएसए का फ़र्क वाज़ेह हो जाए। लेकिन आप एफएसए के मेथड में भी उसे सेफली बना सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये उसने बताया हुआ, ये एक्स स्टेट है, ये वाई स्टेट है, और सॉरी, एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट को हॉल्टिंग स्टेट्स भी कहते हैं। ये वाली जो दो स्टेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड हॉल्टिंग स्टेट। स्टार्ट स्टेट कहलाती है, और ये इंटरमीडिएटरी आपकी लॉजिक या मशीन है जो रीड वाली स्टेट्स होती है। तो इसी तरह से आपने ये अब एक और एग्जांपल है, ये डबल बी वाली है, ए प्लस बी क्लोजर इंटू डबल बी इंटू ए प्लस बी क्लोजर, इसको चेंज करना है। तो देखें, फाइनल के साथ एक्सेप्ट, बाकी सब के साथ रिजेक्ट, और बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, रीड वाली स्टेट्स शुरू में स्टार्ट आ गई। यानी किसी भी एफएसए को आप इस तरह से ये दूसरी तरह से प्लॉट कर सकते हैं, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके भी प्लॉट कर सकते हैं, और एफएसए के सिंबल्स का भी, इट्स अप टू यू। लेकिन ट्यूरिंग मशीन जो है किताब में इसी तरह से प्लॉट की हुई है। और एक और मशीन जिसका नाम है पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटन, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी ऐसे ही प्लॉट की हुई है बुक के अंदर। अब स्टूडेंट्स, ट्यूरिंग मशीन भी आपने पढ़ ली, एफएसए भी पढ़ ली। अब इसी एफएसए के अंदर अगर हम पुश और पॉप का फंक्शन डाल दें तो ऐसी मशीन कहलाती है पुश डाउन ऑटोमेटन। ठीक है, पीडीए। ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शंस आपने डाल दिए हैं। इसी रीड वाले फॉर्मेट में रीड के अलावा आप पुश और पॉप डाल दें तो वो मशीन बन जाएगी आपकी पुश डाउन ऑटोमेटन, पीडीएज। ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली आप स्टैक का भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखें इसमें टेप्स कितनी होंगी। टेप्स आपके पास, अब इसमें जब आप पुश करते हैं तो आपके पास एक स्टैक भी होगा। ठीक है, एक आप चलाएंगे और रिवर्स स्टैक होगी। इंटेल के आर्किटेक्चर पे एएमडी में सीधी स्टैक्स होती हैं, इंटेल में रिवर्स स्टैक्स होती हैं x86 कंपैटिबल में। तो इसमें भी रिवर्स स्टैक होगी, जैसा कि आपने पढ़ी थी। एक इनपुट टेप होगी जी, और एक आपके पास स्टैक होगी इसमें। तो पीडीए को जब आप यहाँ से पढ़ें, देखें ये किस तरह की मशीन है। जब तक आपके पास एक ही इनपुट आएगी, आप अपने लेटर्स को पुश करते जाएंगे स्टैक पे। देखो, रीड ए पुश, रीड ए पुश, रीड ए पुश। जैसे ही बी आएगा आप पॉप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक दफ़ा बी आ गया, आप पॉप पे चले गए। अब आगे जो पॉप, अच्छा अब याद रखिएगा कि रीड जो है, रीड का फंक्शन ये हमेशा देखेगा आपकी किस किस टेप को, इनपुट टेप को। और पुश किस पे करेगा, स्टैक पे। पॉप किसको देखेगा, स्टैक को देखेगा। आपके पास दो टेप्स इस्तेमाल हो रही हैं इस मशीन में, इनपुट टेप जिस पे स्ट्रिंग आप राइट करके एग्जीक्यूट कर रहे हो, और दूसरी स्टैक। स्टैक स्टैक की टेप को कौन देखता है, पुश और पॉप का फंक्शन। रीड की टेप, रीड का जो फंक्शन है वो किसे देखता है, इनपुट टेप को। अब देखें इसकी लॉजिक क्या है। जब तक ए रीड हो रहा है, रीड ए, तो पुश किए जाओ वैल्यू। जैसे ही बी आएगा तो पॉप पे चले जाओ। अब यानी कि जब तक इनपुट टेप पे ए है, पुश ए स्टैक पे ए डालते जाओ। जैसे ही इनपुट टेप पे बी आया, पॉप पे चले जाओ। और अब पॉप पे क्या करना है आपने, पॉप पे देखें, अगर तो स्टैक पे ए है, पुश ए ही किया था ना, तो फिर तो स्टैक चलती रहेगी। अगर कहीं स्टैक पे गलती से बी आया हुआ है तो स्ट्रिंग को होल्ड कर दो, आप विन स्टेट तक नहीं पहुंचे। विन स्टेट एक्सेप्ट के साथ लगी हुई है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस पे ट्रिपल ए ट्रिपल बी चला के देख रहे हैं। जैसे इसने यहाँ पे दिया है, ये इनपुट टेप है जी, इस पे ट्रिपल ए ट्रिपल बी है।
अब ज़रा चलाएं इस पे ट्रिपल ए ट्रिपल बी। रीड पे आए, पहला ए रीड किया, पुश ए ऑन स्टैक, फिर रीड पे आए दूसरा ए पुश किया, फिर इनपुट टेप से तीसरा ए रीड किया। ये देखें, ये मैं आपको लेके जाता हूँ, ये आ गया, पहला ए रीड किया, स्टैक पे ए पुश कर दिया, दूसरा ए रीड किया, स्टैक पे ए पुश कर दिया, तीसरा ए रीड किया, स्टैक पे फिर से ए पुश कर दिया, सारे एज खत्म हो गए। अब देखें, जब तक ये आ रहे थे पुश हो रहा था, जैसे ही रीड ने इनपुट टेप पे बी देखा, हम पॉप पे आ गए। देखें, 3A के बाद बी आएगा ना, तो बी से हम आ जाएंगे पॉप पे, ठीक है। अब पॉप के फंक्शन ने जो भी स्टैक पे पड़ा है वो पॉप करना है, पॉप को साथ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। पुश में तो ए हमने डाला था ना, तो पॉप में तो ज़रूरत नहीं है, जो स्टैक के टॉप पे होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो से वो उठा लेगी। तो अब देखिए, अब पॉप हुआ पहला लेटर, अगर तो जो लेटर पॉप हुआ है वो ए है, तो रीड पे चले जाओ। अब जाहिर है हमने ए ही पुश किए थे तो ए ही होने हैं। अब देखें, पहला बी रीड किया, पॉप पे चले गए, पॉप ने क्या किया, एक ए पॉप कर दिया, दूसरा बी रीड किया, दूसरा ए पॉप हो गया, तीसरा बी रीड किया, तीसरा ए पॉप हो गया। अब मशीन पे चलते हैं, ट्रिपल ए ट्रिपल बी खत्म हो गई, सारे फंक्शन। अब रीड ने देखा कि जी डेल्टा बच गए हैं, सिर्फ डेल्टा किस पे बचे हैं स्टूडेंट्स, इनपुट टेप पे, तो डेल्टा से ये पॉप पे चली गई। पॉप ने स्टैक को देखा, स्टैक पे भी खाली डेल्टा बचे हुए थे, वो ट्रिपल ए खत्म हो गया ना, तो इसने लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी लैंग्वेज है ए टू पावर एन बी टू पावर एन का पीडीए। ए और बी की तादाद बराबर है, स्टेरिक नहीं है, एन है, अलजेब्राइक नोटेशन है। तो पीडीए इज अ सुपर सेट ऑफ एफएसए। एफएसए सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, पीडीए कैन आल्सो रिकॉग्नाइज नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस एज वेल। ए टू पावर एन बी टू पावर एन इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो ये बहुत ही आसान है, पुश पॉप के फंक्शन आपने लगाने होते हैं, टेप्स इसमें 2 होती हैं, सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट मशीन एट ऑल। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिवाइज किया, ठीक है जी। उसके बाद हमने एम्बिग्विटी की डेफिनेशन देखी, ऐसी ग्रामर्स जिसके एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो एम्बिगुअस होती हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे ट्यूरिंग मशीन और पीडीए को लिखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। तो ट्यूरिंग मशीन आप पढ़ चुके हैं, बस उसमें आपने स्टार्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और ये रीड वाले सिंबल डाल के अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है उसकी। और पीडीए भी एक सिंपल मशीन ही होती है, जैसे मूर है या मीले है या एफएस है या टीएम है, उसमें ऑपरेशन जो होते हैं वो पुश पॉप के होते हैं। और टेप्स आपके पास 2 होती हैं, एक स्टैक होती है और एक इनपुट टेप होती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें हमने अब अगर हम वापस चलें अपने करिकुलम की तरफ, तो हमने इसमें अपना एक पीडीए वाला जो पोर्शन था मशीन्स का, वो हम इसमें अचीव कर चुके हैं। ये तो नोटिफिकेशन आ गया, इसी के अंदर ही मेरा ख्याल है आपको जब आपको नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें देखा कि हमने नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस भी की, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कर ली, ठीक है। इसमें से एम्बिग्विटी भी देख ली हमने, ल्यूकाज़ेविक्स नोटेशन या प्रीफिक्स नोटेशन को ल्यूकाज़ेविक्स नोटेशन भी कहते हैं। और मैंने आपसे कहा कि आप खुद देख लीजिएगा, एज आप डेटा स्ट्रक्चर में इसको पढ़ाए हैं, जब ये कोर्स डीएस से पहले ऑफर होता था तब इसको हम टॉपिक को पढ़ते थे, ठीक है जी। तो इसमें से हमने जी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, ल्यूकाज़ेविक्स नोटेशन, ये टॉपिक्स हमने देख लिए। और बाकी जो टॉपिक हैं ये अगली क्लास में देखेंगे, जैसे पंपिंग लीमा है, मेहिल नरॉड थ्योरम है जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ज़रा स्लाइड से देख लेंगे। इवन में मैंने ये पढ़ाया था आपको। और क्वेश्चन लैंग्वेज है और टोटल लैंग्वेज ट्री है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 टॉपिक्स हैं जो कि हमने इसमें से देखना है। CLO4 में से 2 टॉपिक जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, और एम्बिग्विटी है आपके पास, ल्यूकाज़ेविक्स नोटेशन है, इसको हम आज देख कर आ चुके हैं। फिर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था पीडीए का। तो CFG तो हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लिए। पीडीए जो है ये मशीन विद आउटपुट है। अब देखें, स्टैक जो है वो आपकी आउटपुट ही जनरेट हो रही है ना स्टैक पे, आप उसे पॉप करा दें आपकी मर्जी है, ना पॉप का ऑपरेशन लगाएं आपकी मर्जी है, लॉजिक पर डिपेंड करता है। लेकिन एक आउटपुट टेप है, इनपुट टेप से आप पढ़ रहे हैं और स्टैक पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो पीडीए की हमने बेसिक्स देखी कि कैसे स्टार्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, रीड, पुश और पॉप के फंक्शन होते हैं।
एक हमने पीडीए को डिज़ाइन भी किया बुनियादी तौर पर, ठीक है। इसकी अप्लाइड एरियाज कौन सी हैं? ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जी काफ़ी इस्तेमाल होती है, पुश डाउन ऑटोमेशन, ठीक है। प्रोजेक्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट में हम पीडीएस नहीं करेंगे, उसमें हमने वहाँ पे उसको क्लोज कर दिया। तो इसका अप्लाइड एरिया कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी है, और ऐसे एरिया जहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट की लॉजिक का इस्तेमाल होता हो जर्नल लाइफ में, लास्ट इन फर्स्ट आउट की अगर आप लॉजिक अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अपनी मर्जी के भी आप पुश डाउन ऑटोमेटास बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट की स्टैक ही आप जनरेट करें, आउटपुट टेप की लॉजिक को आप चेंज कर सकते हैं किसी थ्योरेटिकल मॉडल के साथ, आप अपनी लॉजिक भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। ऑल्दो हमने इस कोर्स में, आपने अपने प्रोजेक्ट में भी वेटेड ट्रांसड्यूसर्स डिज़ाइन किए हैं और उसमें आपने अपनी लॉजिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन पीडीएस की शक्ल में हम अभी स्टैक तक अपने आप को महदूद रखेंगे। तो स्टैक्स को आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर या ऐसे किसी एरिया में जहाँ पे लाइफो की लॉजिक हो या कोई दूसरी लॉजिक हो, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। स्टैक का डिज़ाइन रिवर्स फॉरवर्ड किसी भी तरह की बना सकते हैं। ऑल्दो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे इंटेल आर्किटेक्चर के हिसाब से रिवर्स स्टैक्स हैं, ऑल्दो हम हार्डवेयर की बात नहीं करेंगे, थ्योरी का कोर्स है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट की लॉजिक को अप्लाई करने के लिए आप स्टैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने ए टू पावर एन बी टू पावर एन का पीडीए बनाया, आप पुश और पॉप को इस्तेमाल करते हुए किसी और लैंग्वेज का पीडीए भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है ना सिर्फ एक लेक्चर बाकी है पंपिंग लीमा का, और उस पंपिंग लीमा की स्लाइड्स में मैं आपको स्लाइड्स शो कर देता हूँ। उसमें ये पंपिंग लीमा 1 2 3 है, और उसमें ऑक्स नोट्स हैं। उस ऑक्स नोट्स में क्या है जी, टोटल लैंग्वेज ट्री, क्वेश्चन लैंग्वेजेस में हेल-नेरॉड थ्योरम, जैसे एफएसए के ऑक्स नोट थे, इसी तरह पंपिंग लीमा के भी ऑक्स नोट्स हैं, और उन्हीं ऑक्स नोट्स के अंदर सेल्फ एम्बेडेडनेस भी है। लेट मी शो यू दैट लेक्चर, दैट इज़ द वेरी लास्ट लेक्चर ऑफ आवर कोर्स, और जहाँ पे हमारा कोर्स कंक्लूड हो जाएगा। मैं आपको वो स्लाइड्स भी शो कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने अगली क्लास में, जो कि शायद आपको रिकॉर्डेड मिले, और उसका क्वेश्चन आंसर सेशन वी आर गोइंग टू डू, दैट्स इट। ये हैं वो स्लाइड्स, होपफुली आपको नज़र आ रही होंगी। तो इसमें हमने जो है ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस तो आज पढ़ ही लिए हैं, इसको दोबारा से थोड़ा देख लेंगे, और इसी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का जो प्रूफ है उसको बोलते हैं पंपिंग लीमा। पंपिंग लीमा इज़ बेसिकली द प्रूफ ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। तो ये डिस्क्रिप्टिव प्रूफ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये हमने पंपिंग लीमा का प्रूफ जो है ये डिस्क्रिप्टिवली समझना है, और इसका वर्जन 1 2 3 है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ थ्योरिस्ट ने इसके डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो इस प्रूफ के दिए हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के, कि ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जो नॉन रेगुलर होती हैं, और रेगुलर और नॉन रेगुलर का फ़र्क कैसे पता चलेगा। इसमें रूल ऑफ थम्स मौजूद हैं, डेफिनेटली हम नहीं कह सकते। तो उसी रूल ऑफ थम्स के कुछ एल्गोरिदम्स तो मैं नहीं कहूँगा, उसके प्रूफ्स हैं पंपिंग लीमा वर्जन 1 2, वो हम इस आने वाली लेक्चर के अंदर देखेंगे कि मुख्तलिफ जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने कैसे इसको डिस्टिंग्विश किया है रेगुलर और नॉन रेगुलर को रूल ऑफ थम्स के ज़रिए, और उस रूल ऑफ थम्स से दो थ्योरम्स डिराइव्ड हैं, पंपिंग लीमा 1 एंड 2। अब इसी पंपिंग लीमा के कुछ ऑक्स नोट्स हैं, जिसमें एक ऑक्स नोट्स है मिहिल-नेरॉड थ्योरम। ये मैंने आपको इवन में पढ़ाया था कि हर क्लास की अपनी एक लैंग्वेज होती है, प्लस को आप चेंज करें लैंग्वेज का सुपरसेट निकल आएगा। तो इसी तरह से क्वोशंट ऑफ अ लैंग्वेज है, ये दूसरा ऑक्स नोट है इसका, और यहाँ पे ये जो है आपका सेल्फ एम्बेडेडनेस तीसरा ऑक्स नोट है। 3 इसमें ऑक्स नोट्स हैं पंपिंग लीमा के। ये अभी हम चलते हैं, ये आ गई नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एंड सेल्फ एम्बेडेडनेस। तो बुनियादी तौर पे हमारे सिलेबस में अब एक पंपिंग लीमा और एक ही स्लाइड्स है जो कि पंपिंग लीमा और उसके ऑक्स नोट से रिलेटेड है। बाकी हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। इफ़ वी गो बैक टू द सिलेबस पेज, एज यू कैन सी कि हमारा जो बाकी का सिलेबस है वो कंप्लीट है। इसमें से हमने ट्यूरिंग मशीन भी पढ़ ली है, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस भी पढ़ ली हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी देखा है, लिकेजेविक्स और एम्बिग्विटी को भी देखा है। तो ये जो टॉपिक हैं पंपिंग लीमा और पंपिंग लीमा वर्जन 1 2 और इसके ऑक्स नोट्स, जिसमें मिहिल-नेरॉड थ्योरम है, क्वेश्चन लैंग्वेजेस या टीएल है, और सेल्फ एम्बेडेडनेस है। 3 इसके ऑक्सिलरी टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ये जो आपके सामने है माशाल्लाह, तो हम एक लेक्चर और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, और उसके हम क्वेश्चन आंसर सेशन थर्सडे को कर लेंगे। तो आपका जो सिलेबस है वो
कंप्लीट हम CLO1 से लेके CLO5 तक, और जो उसमें ऑटोमेटा थ्योरी का पार्ट था उसे सेमेस्टर प्रोजेक्ट में हमने अप्लाई भी कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसको हमने अप्लाई भी किया, और साथ साथ और बाकियों की हमने एग्जांपल्स ली एप्लीकेशन की, लेकिन जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का पार्ट था उसे एक्सटेंसिवली आपको जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट की असाइनमेंट्स मिली हैं उसमें आपने एक्सटेंसिव एक्सरसाइज उसकी करके तो उसको अप्लाई किया। तो ओके जी, ये थी हमारी आज की क्लास। और कुछ बच्चे मुझसे प्रोजेक्ट का रात को पूछना चाह रहे थे, तो वो उनके पास अभी 9 मिनट्स हैं बेटा, आप यहाँ पे वो सवाल कर सकते हैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। हिबा बेटा, आपके कुछ मैसेज आया था रात को विच आई कुडंट अंडरस्टैंड, जी मेथड का आप कुछ पूछना चाह रहे थे। जी अगर आप बोल रही हैं तो आई कांट हेयर यू। ठीक है, अगर आपकी कुछ समझ आ गया सब कुछ और आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट का नहीं पूछना है तो हम इसको सेशन को ऑफ करते हैं। सर जी बेटा। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मतलब मैंने दो दो एक्शंस को मिला के एक जी ग्राफ बनाया है, तो अब उसमें मैं जब जी ग्राफ को आगे कंबाइन कर रही हूँ, दो जी ग्राफ को कंबाइन कर रही हूँ, तो मेरे पास स्टार्टिंग में ये है कि मतलब x0 और y0 है, तो वो उसको मैं कंबाइन कर रही हूँ तो वो मेरे पास एक ही स्टेट बन रही है। मैं आपको अभी प्रेजेंटर बनाता हूँ, आप मुझे शो करो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मीटिंग की सेटिंग्स में जाते हैं। सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ, एक मिनट। ओके, आपके पास 7 मिनट्स और हैं बेटा। मेक अ प्रेजेंटर, आपको मैंने प्रेजेंटर कर दिया, यू कैन प्रेजेंट नाउ एंड कैन आस्क। करना उसमें बेसिकली ये था कि 1 को 2 में मर्ज करना था, फिर उनकी कॉम्बिनेशन को 3 में मर्ज करना था, 1 2 3 का जो कंबाइन जी था उसको 4 में मर्ज करना था, उन 4 का जो कंबाइन था उसको 5 में करना था। तो यूं सीरीज ये लेके सर चल। इस तरह एक कंबाइन निकल आता है। एक एग्जैक्ट ही सर। एग्जैक्ट अगर आप यूं करें कि 1 2 को कर लें, 3 4 को कर लें, 5 6 को कर लें, फिर थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में चलो 1 to n तो फिर कोई मसला नहीं आएगा उसमें, जी टेबल देखते जाओ, अपना कंबाइन करते जाओ, दैट्स इट। तो आगे हैं बेटा आप हिब्बा? सर एक मिनट। ओके बेटा, बिकॉज आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग, तो मैं 10:45 पे एग्जैक्ट लॉग आउट कर जाऊंगा आज, क्योंकि अभी आप दो सीनियर्स जा रहे हैं, उनके FYP हुए हैं और आप लोगों ने कैंपस पे आना है, आपकी डेट शीट्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सर ऑटोमेटा का मिड कब है? जी सर ऑटोमेटा का मिड कब है? बेटा, मिड टर्म डेट शीट अभी आपको मिल जाएगी फ्राइडे तक, और वो नोटिफिकेशन आपने भी पढ़ा होगा, मैं शेयर कर देता हूँ, इसके हिसाब से ही सारा कुछ होगा। ये रजिस्ट्रार ऑफिस से आपका नोटिफिकेशन है ये वाला, 2018 और 19 के मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होंगे 5 से जुलाई से, और ये 5 से 10 तक इन्हें कंक्लूड करना है, 5 से 10 बैक टू बैक पेपर्स जैसे सीनियर्स के हुए, और 11 को संडे है, संडे ऑफ होगा, 12 को आपकी साइकोमोटर इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 से 10 के दरमियान किसी भी दिन आपका पेपर होगा ऑटोमेटा का, और सीनियर्स के भी 17 और जो आपका 2020 सेशन है उनके भी ऐसे ही थे, 1 वीक एग्ज़ाम्स, फिर साइकोमोटर, उसके बाद अगेन 1 वीक में फ़ाइनल, और फाइनल ईयर की तो बेचारों के साथ FYP भी होती रही, एवैल्यूएशन, साथ एग्ज़ाम्स भी चलते रहे, तो उनका थोड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा टफ काम था, बैक टू बैक पेपर्स एंड FYP प्रेजेंटेशंस, इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल, सो सर इट ईद वाज के बाद फाइनल है? जी
ईद के बाद ये 30 से शुरू हो रहा है, मेरा ख्याल है ईद बीच में गुजर जाएगी 21, 22, 23 को, फिर 30th से फाइनल होगा। और उसके बाद फिर जो बच्चों का रह जाएगा कोई कोर्स वगैरह, तो वो समर 16 अगस्त से 10 सितंबर तक गाइडेड है, और काफ़ी 2 वीक्स का समर है। तो इतने छोटे समर के अंदर तो मेरा ख्याल है कोई पहले सेमेस्टर का कोर्स हो तो ज़रूर उठाएं, लेकिन एडवांस कोर्स आपको मुश्किल ही होगा उसकी इम्प्रूव करना या उसको। सर मैंने आपको कल 2 जी ग्राफ की पिक सेंड की थी, आपके पास वो है? वो फ़ोन पे है, आपको मैंने प्रेजेंटर बना दिया है, तो आपका नहीं काम कर रहा वो लैपटॉप? नहीं सर, वो ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, तो चलिए मैं इसको यहाँ से फ़ोन से खोल लेता हूँ। वो कोई उसमें मुझे कोई इतना समझ नहीं आया। आपने 1 to n क्यों ज्वाइन नहीं किया बेटा? वो 1 to n ज्वाइन करना था ना, 1 to, फिर 1 2 के कंबाइन को 3 4 में डालना था, फिर 3 उन, यानी कि एक एक करके साथ साथ आपने अटैच करना था उसमें। जी सर, मैंने आपको बताया था कि मतलब मैं उस तरह कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने आप ही के मेथड से किया था, आप ही ने जिस तरह बताया था। नीला, यस सर। नीला तो हाँ, उनकी तो उनका प्रोजेक्ट भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों का डिफरेंट था। जैसे उनको मैंने वेटेड ट्रांसड्यूसर्स नहीं दिए थे, उनकी कोई और चीज़ दी थी टास्क उसमें, और हो सकता है उसने जो अप्लाई किया वो एरिया उसके अंदर कोई इस तरह की। और वो बच्चे तो क्योंकि कैंपस पे थे तो रोज़ ही मेरे पास आई रहते थे। हफ्ते में उनके लिए मैंने 2 लेक्चर रखे हुए थे, एक मंडे को और एक थर्सडे को कंसल्टेशन का। तो आप जो है ना बेटा उसी तरह से करो, 1 2 को मर्ज करके फिर उसको 3 में ले जाओ, फिर 1 2 3 का कम्बिनेशन को 4 में ले जाओ, फिर 5 में ले जाओ, फिर 6 के अंदर ले जाओ। इस तरीके से आप उसको लेके जाओ तो वो सही रहेगा। तो 2 2 का करेंगी तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो बच्चे डायरेक्ट मेथड भी लगाते हैं। 1 7 में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने डायरेक्टली जी ग्राफ बना दिया था, सारे एक्शंस का कंबाइन करके ना उसकी आरी लिख के उसको डायरेक्ट जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और बाद में उनके जी टेबल्स लिखे थे। तो उसमें बच्चों ने काफ़ी सारे ऐसे काम किए थे। उसकी रीज़न ये थी कि वो लोग कैंपस पे पढ़ रहे थे, आप ओडीएल पे पढ़ रहे हैं, तो ओडीएल में थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, कई बच्चे टीएम तक ले गए थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुख्तलिफ मॉडल थे। रिलेटिव ग्रेडिंग में उनका आपस में कंपटीशन था 3 4 ग्रुप्स का, तो वो कुछ नया कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट में ना। हर ग्रुप जितनी मैंने टास्क दी थी वो तो दी ही थी, लेकिन उन जिन बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स लिए थे, मुबशरा, हाफिज़ का, अनीला का ग्रुप था, पाकीज़ा का था, ये एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए ना कोई नई चीज़ उसमें इनोवेट कर रहे थे। जैसे अनीला का 2 वाला था, इस तरह मुझे याद है कि पाकीज़ा का वो डायरेक्ट जो उन्होंने जी ग्राफ आरी से बना लिया था, डायरेक्ट बाद में लिखे थे एक्शंस। और इसी तरह मुबशरा ने भी कोई मेरा ख्याल है उसमें की थी चेंज। तो वो सिर्फ रिलेटिव एज के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते रहते, और फिर उसे वो मैनेज भी खुद कर लेते थे कि अगर आपने डायरेक्ट जी ग्राफ बना दिया है 30 40 सेक्शंस का, और फिर जी वाला मेथड बाद में किया है, पहले डायरेक्ट एफएसए कर दिया, और उस एफएसए की स्टेट्स बड़ी कम होती हैं। जी मेथड से जो जी ग्राफ बनता है उसकी स्टेट्स सैकड़ों में होती हैं। अगर आप डायरेक्ट आरी से बनाओ ना बेटा, तो फिर उसकी काफ़ी थोड़ी हो जाती हैं। तो इनमें से एक ग्रुप था इन बच्चों में से जो कि जिन्होंने डायरेक्ट जी ग्राफ बना के उसे 24 25 स्टेट्स के अंदर पूरा कर लिया था काम, तो एज रिलेटिव एज लेने के लिए। तो इसी तरह अनीला ने ये 2 2 वाला किया था, वो चेंज करना चाह रहे थे। लेकिन आपका तो क्योंकि एज सच कैंपस पे थे नहीं, तो आप जो है वो उसी तरह से ही करें, 1 2 को कंबाइन करके फिर 3 में ले जाएं, 1 2 3 का 4 में ले जाएं, फिर 5 में ले जाएं, और 6 में ले जाएं, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगी सामने। मैंने आपको सारा दिखाया था, वो टाइम भी कम है। अभी मुझे ना उस पे तो मुझे एक जी टेबल नज़र आ रहा है, जो चले मैं शेयर कर देता हूँ। व्हाट आई कैन सी, उसके ऊपर सिर्फ एक जी टेबल आ रहा है। मुझे ये नहीं समझ आई कि क्या चीज़ कंबाइन कह रही हो तुम। जैसे अब आपने भेजा एक्शन 3 प्लस एक्शन 4 की जी ग्राफ दिया हुआ है तुमने, ठीक है, तो इसमें सर तुम्हें क्या। देखिए, अगर मैं एक्शन जो Z1 है उसमें से मैं उसको फर्स्ट स्टेट को मैं अगर X0 लूं और देन मैं सेकंड को Y0 लूं तो उसको कंबाइन करूं। पूछे पूछे, कैरी ऑन।
तो इसको कंबाइन करूं तो वो मेरे पास आगे मतलब G1 नहीं बन रहा है, वो यानी स्ट्रेट Z1 से आगे नहीं जा रहा, तो उसमें डेड एंड आ गया ना। तो उसमें ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि आपने 2 कंबाइन किए हैं, जबकि जी मेथड ये कहता है कि आप सिंक्रोनियसली कंबाइन करें। जैसे कि मैंने बताया कि सीनियर्स तुम्हारे एज के लिए ना शॉर्टकट्स कर रहे थे और फिर शॉर्टकट्स को रिजॉल्व भी करते थे। जैसे 40 एक्शंस का एक ही एफएसए बना के वो ले आए थे डायरेक्ट, उसकी सिर्फ 25-26 क्यूआईज थी रिलेटिव एज के लिए, मुकाबले के लिए। तो आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करें, क्योंकि फिर जब आप कोई शॉर्टकट लगाते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है, उसे आपको रिजॉल्व भी खुद करना पड़ता है। प्रॉपर मेथड तो ये है ना कि आप 1 बाय 1 उसमें मर्ज करते चले जाएं। तो अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो शॉर्टकट को आपको फिर उस मसले को हल भी खुद करना पड़ेगा। जैसे आप किसी ने 40-35 सेक्शन के खुद ही से सोच के एफएसए बना दिए सारी आरीज को कंबाइन करके, अब वो सही है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो गलत बन जाए ग्राफ तो आपके जी ग्राफ के नंबर 0 हो गए उस पोर्शन की। और अगर वो सही हो जाए और 25 की वाई में किया है 300-400-500 की वाई की बजाय, तो फिर आपको फुल बाय फुल नंबर रिलेटिव एज मिल जाएगा। तो ये उन लोगों ने इस वजह से ये काम किया था, क्योंकि वो रिलेटिव एज ले रहे थे जिसमें पाकीज़ा का ग्रुप था और अनीला का था और मुबशरा का था। ये 3 ग्रुप थे, सरमत का भी था, चौथा सरमत का था। ये इनका आपस में बड़ा टफ कंपटीशन था और ये लोग इन सब ने कोई ना कोई नई चीज़ की थी इसके अंदर, या क्वांटिटी पे या क्वालिटी पे compete किया था एक दूसरे को। लेकिन जब आप शॉर्टकट लेते हो बेटा, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं आपको सामने, वो आपको फिर रिजॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक मेथड तो होता नहीं जिससे आप चल रहे हो। तो ये आपका यहाँ पे स्टक हो रहा है कि वो Z1 पे एंड हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये मेथड तो है नहीं डायरेक्ट, क्लीनी थ्योरम वाला तो मेथड नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट वे है। तो इसमें अगर ऐसी चीज़ आए तो आपको फिर खुद सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप वो क्लासिकल वे लें, 1 में 2 को मर्ज करें, फिर 1-2 का जो कंबाइन है उसको 3 में करें, फिर 1-3 का जो कंबाइंड है उसको 4 में करें, और इस तरह से फिर फाइनल जो आखिरी आपका जी है वहाँ तक उसको लेकर जाएं। या अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप वो जो जहाँ पे स्टक हो रहा है जी ग्राफ उसको सॉल्व करें, और फिर ये भी देखें कि फाइनल जी ग्राफ सही बना हुआ हो। अगर वो गलत बन जाता है, फ़र्ज़ करें शॉर्टकट मेथड का रिजल्ट गलत आ जाता है, तो फिर नंबर 0 हो जाएंगे ना। रिलेटिव ग्रेडिंग तो आती है सही सॉल्व करने के बाद, आपका आपस का मुकाबला वो है रिलेटिव ग्रेडिंग। एक चीज़ आपकी गलत सॉल्व हो जाती है तो उसके तो मार्क्स कटेंगे। अब जैसे किसी बच्चे ने एक्शन के एफएसए बनाए हैं और अब वो एफएसए नहीं एनएफए है, तो रिलेटिव तो बात की बात रही, उसने 50 एक्शन बनाए हैं और 20 एफएसए गलत हैं। हर गलत एफएसए के उसके नंबर माइनस होते जाएंगे। तो पहली कोशिश करें करेक्शन की, दूसरी कोशिश करें फिर आप कंपटीशन की सेकंड लेवल। तो इसको आइदर आप इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ज़्यादा आसान यही है कि आप सीक्वेंशियल बना के तो उसको सबमिट करा दें। तो आप जो जी मेथड किया तो वो टाइम ख़त्म नहीं हो गया, ये है अभी? अब तो रिपोर्ट राइटिंग पे आ जाओ। हाँ ये सब खत्म हो गया। अच्छा, आप फाइनल में उसको दोबारा रिफाइन करना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, तो उसमें बेटा उसी तरह से कर लो। अभी जी मेथड के नंबर तो मिलेंगे नहीं सही या गलत करने के, अभी राइट अप पे जोर फोकस करें, और जितना जी अगर रहता है तो उसको या तो सिक्वेंशियल वे से कर लो, डायरेक्ट करना है तो फिर अनीला की हेल्प लें। उसने किसी बुक से पढ़ा होगा कि किस तरह से आप शॉर्टकट से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे वो पाकीज़ा लोगों ने डायरेक्ट जी ग्राफ बना दिया था 40 आरीज का, उन्होंने कहीं से उसका नेट के किसी पेपर से आइडिया लिया था कि ऐसे ऐसे करके कोलैप्स करके तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे पूछें कि इसे डायरेक्ट से तो आपका स्टक हो गया, आगे जा ही नहीं रहा, Z1 पे क्लोज हो गया, तो मैं क्या करूं? अगर नहीं उसका आंसर मिलता तो आप सीक्वेंशियल बना लें 1 to n जैसे सबने बनाया, ठीक है। ओके जी, 10:49 हो गए हैं, तो आई हैव टू लीव नाउ। तो ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर